मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम अभी तक 36 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 37 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर चल रहा है। शरीर तरल एवं परिसंचरण। अभी तक जो हम बातें कर चुके हैं उसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले मैं उनको बात करूंगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन या डायस्टोल। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये, यदि हम समझे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो हमने इसके लिए 4 चैम्बर हार्ट बनाया, इसके लिए भी 4 चैम्बर हार्ट बनाया। दोनों डायग्राम में डिफरेंस पता लग रहा होगा कि यहाँ वेंट्रिकल जो है, यहाँ पर नीले जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, मीन्स नीले शिथिलन हो रहा है, और यहाँ पर जो ऑरिकल हैं और ये यहाँ पर वेंट्रिकल या नीले जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स संकुचन। ये वाला पोर्शन कौन सा है? ऑरिकल या आलिंद वाला। ये भी क्या है? आलिंद। यदि हम ये कहें ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट और इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होंगे, तो यहां से और यहां पर, इसका मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में 70% ब्लड ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑरिकल से वेंट्रिकल में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन होते ही 70% आ जाता है। जो रिमेनिंग 30% है वो ऑरिकल के सिस्टोल करने से आएगा। जब ये भाग सिस्टोल करेगा तब ये ब्लड आएगा। अब मान के चलेंगे 70% ब्लड तो कब आ गया था? जब BC और TC ओपन हुआ था। और 30% कब आ गया? जब ऑरिकल सिस्टोल हुआ था। यहां पर ऑरिकल सिस्टोल हो गया तो इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है, अब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा? BC एंड TC क्लोज, क्योंकि यहां पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज। और ऐसे वक्त पर सेमी लूनर
वाल्व क्या होंगे, ओपन, जिससे ये रक्त नीले में जो उपस्थित था वो लंग्स और बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? इसका मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक इंटरवल है जब बीसी और टीसी क्लोज होंगे और सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे उसका। और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है, ठीक इसी का अपोजिट। जैसे ये रिलैक्स करेगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो हम क्या बोलेंगे, बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड क्या हो जाएंगे, ओपन, और ऐसे में सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बीसी और टीसी क्लोज होते हैं, सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में बीसी और टीसी ओपन होंगे और सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे। इसका मतलब सेमी लूनर वाल्व ओपन होने से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, नीले का जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रक्त नीले से फेफड़े में और बॉडी में चला जाएगा, और जब नीले का रिलैक्सेशन होगा तब बीसी और टीसी ओपन होंगे, ऑरिकल से ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल। तो इसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बेटा, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, या जो नियमन है कार्डियक एक्टिविटी का उसकी बात कर रहा हूं। इस नियमन को दो अलग अलग पार्ट में हम देखेंगे। एक का है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा है हार्मोनल रेगुलेशन। एक तो है तंत्रिकीय नियमन और दूसरा है हार्मोनल नियमन। तंत्रिकीय और हार्मोनल में क्या डिफरेंस है? जैसा कि आपको पता है हमारे पास मायोजेनिक हार्ट, इसका मतलब हमारे हृदय का नियमन हृदय खुद ही करता है। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर ऐसे नोड है, ये मैसेज देगा एवी नोड को, एवी नोड मैसेज देगा बंडल ऑफ हिज को, और बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर को मैसेज देगा। हमारे शरीर में ऑटोरिदमिसिटी, ऑटोरिदमिसिटी, ऑटोरिदमिसिटी का मतलब रिदम, जो लय है, जो संकुचन और शिथिलन की लय है, वो बनाने का काम कौन कर रहा है? ऐसे नोड। और मैंने बताया था किसी का ऐसे नोड खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो ऐसे में आर्टिफिशियल पेसमेकर को डाल दिया जाता है। और सबसे पहले 1960 में चार्डाक नाम व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसे नोड खुद क्या कर रहा है? 72 बीट्स पर मिनट जनरेट कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये 72 बीट्स का नंबर 72 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो उसे अल्टर करने का काम, उसे परिवर्तित करने का काम कौन कर रहा है? न्यूरल। और कौन कर रहा है? हार्मोन। उसी को बोल रहे हैं हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। वैसे तो कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट ऐसे नोड कर रहा है, लेकिन इस ऐसे नोड की एक्टिविटी को भी बदलने का काम कौन करेगा? या तो हार्मोन या न्यूरल।
देखें दोनों पार्ट क्या है। सबसे पहले मैं न्यूरल की बात करूं। ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये ऐसी नोड, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिज और ये पुरकिंजे फाइबर। एस ए नोड, एवी नोड, नोडल टिश्यू है, बंडल ऑफ हिज और ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर। यहां से मैसेज इसके पास जाएगा, यहां से मैसेज इसके पास जाएगा और फिर ये मैसेज इसके पास जाएगा। लेकिन इस ऐसे नोड का कनेक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वाला भाग है और ये प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र वाला भाग। और ये किसके भाग है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, मीन्स स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है। और इसको हमारा ब्रेन का मेडुला पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो इसको नियंत्रित कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको रेगुलेट कर रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 ब्रांचिंग है, सिंपैथेटिक और ये सिंपैथेटिक को CAC कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर और इसको बोलते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। मीन्स ये कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर है, ये हार्ट बीट को 72 से बढ़ाने का काम करेगा और इनहिबिटरी सेंटर ये उसको 72 से कम करने का काम करेगा। इसलिए मैंने एरो यहां पर नीचे की तरफ बनाया है, यहां पर एरो। ये हृदय त्वरक केंद्र है, ये हृदय संदमक केंद्र है, तो ये संदमक केंद्र इसको संदमित करेगा 72 को। और ये फॉर एग्जाम्पल प्राणुकंपी का एक भाग है वेगस, आगे पढ़ाया जाएगा आपको वेगस तंत्रिका के बारे में। वेगस प्राणुकंपी का भाग है, वेगस को हटा दिया जाए तो मैं कह सकता हूं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर हट गए, केवल कौन काम कर रहा है, कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर। तो कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को घटाने का काम करेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन से पहले हम ये देखें, अभी मैंने न्यूरल रेगुलेशन में ये बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। ये सिंपैथेटिक सिंपैथेटिन, इसके फाइबर जो होते हैं वो सिंपैथेटिन रिलीज करते हैं, इसके फाइबर एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सिंपैथेटिन जो रिलीज होगा ये क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, और एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा। अब दूसरा देखते हैं हार्मोनल। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल नियंत्रण। इसी को नियमन भी बोलते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन में आपने हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा। एड्रिनल, इसके 2 पार्ट है, कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट क्या है, मेडुला।
एड्रिनल मेडुला जो है ये ट्रिपल एफ हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से, एड्रिनलिन और कौन सा, नॉर एड्रिनलिन रिलीज करता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन चाहिए हो, नेम एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। एड्रेनलिन भी और नॉन एड्रेनलिन भी हार्ट बीट को दोनों बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि हार्मोनल रेगुलेशन में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का क्या इफेक्ट होगा हमारे हार्ट बीट पर, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करेंगे। कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करेगा और कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर घटाने का काम करेंगे। तो प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र हार्ट बीट को घटाने का काम करती है, जबकि ये बढ़ाने का। और नॉर्मल कंडीशन में यदि ये काम करते रहे तो क्या बनी रहेगी, 72 बीट्स पर। क्लियर है बेटा, नोट करें इसको। तो अभी हम बात कर रहे थे कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन की, इसी को हम कंटिन्यू करें। तो हमने डिफरेंट हार्मोन का कार्डियक एक्टिविटी पर इफेक्ट देखा कि अलग अलग जो एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, वो हार्ट बीट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। न्यूरल कंट्रोल देखा, कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर क्या है, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर क्या है। कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर हार्ट बीट को बढ़ा देता है, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर कम कर देता है। और किसके थ्रू है ये, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, मींस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के थ्रू ये क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड सप्लाई करने वाली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स कौन सी है वहां पर, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करने के लिए, वहां पर वापस लाने के लिए कौन सी। देखिए ये हमारे पास राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यदि यहां से देखा जाए और यहां से देखा जाए तो बेटा जी राइट ऑरिकल इस वाले भाग में जो ब्लड आएगा वो एंटीरियर पोर्शन से और ये पोस्टीरियर पोर्शन से। ये ब्लड कैसा आएगा,
डीऑक्सीजनेटेड। लोअर साइड से लाने के लिए क्या है यहां पर, IVC, और अपर साइड से लाने के लिए क्या है, SVC। मीन्स यहां पर क्या है, सुपीरियर वेना कैवा, और ये है इंफीरियर वेना कैवा। यहां पर ब्लड सप्लाई करने के लिए ये एंटीरियर रीजन में, ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई हो रहा है वो किस में जाएगा, अरोटा। इसे बोलते हैं महाधमनी, और इसे बोलते हैं पश्च महाशिरा, और इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। हार्ट के दो चैम्बर जो थे, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्शन बता दिया कि यहां से अरोटा या महाधमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जबकि यहां राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहां पर क्या है, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहां क्या है, बाइकस्पिड। अब यदि मैं ये कहूं कि ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए कहां पर जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, और इस लंग्स से वापस लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आएगा ये ऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आएगा। क्लियर है बेटा जी यहां तक। अब हम बात करें कि बॉडी के अदर पार्ट भी, हेड रीजन के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए ये है कैरोटिड आर्टरी, और वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाने के लिए है जुगुलर वेन। फोर लिम्ब की बात की जाए तो फोर लिम्ब में सब क्लेवियन आर्टरी, और डीऑक्सीनेटेड को लाने के लिए सब क्लेवियन वेन। अपर रीजन में, हेड रीजन में हो गया, फोर लिम्ब वाले रीजन में हो गया, लंग्स और हार्ट में हो गया। लोअर रीजन की तरफ चले, हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में जो सप्लाई हो रहा है वो इलियक आर्टरी सप्लाई कर रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाने के लिए इलियक वेन जो है वो यहां पर क्या कर रही है,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ भेज रही है। इसी तरीके से हम यदि बात करें किडनी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाने के लिए रीनल वेन, और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए रीनल आर्टरी। अब यदि देखा जाए लोअर बॉडी ऑर्गन में हाइंड लिम्ब आ गया, किडनी आ गई, इंटेस्टाइनल रीजन, एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, तो अलग अलग ब्रांचेज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, और ये किसे सप्लाई करेंगे? आंत वाले भाग को, मीन्स इंटेस्टाइनल पार्ट को करेंगे। अब आपको पता है इंटेस्टाइनल भाग से ब्लड डायरेक्टली कहां पर नहीं आता? हार्ट के अंदर नहीं आता, उससे पहले वो निवाहिका तंत्र बनाता। तो ये पहले अपना ब्लड जो है वो सप्लाई करेंगे लीवर को, और ये क्या बनाती है? यकृत निवाहिका तंत्र। और अब लीवर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा वो हेपेटिक वेन या यकृत शिरा के थ्रू। तो पोस्टीरियर बॉडी ऑर्गन जो भी हैं उनसे ब्लड कहां पर आ गया? इंफीरियर वेना कैवा, और एंटीरियर से कहा गया? सुपीरियर वेना कैवा में। और ये सभी वेना कैवा महाशिरा जो निर्माण कर रहे हैं, वो महाशिरा कहां पर आकर खुलेगी? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड खुलेगा तो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड खुलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर अरोटा से बॉडी ऑर्गन की तरफ सप्लाई हो जाएगी। बॉडी की तरफ सप्लाई होने वाला, इसका मतलब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन या दैहिक परिसंचरण को दर्शाता है। जबकि लंग्स की तरफ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय परिसंचरण। और आपको पता है मानव में इस तरीके से 4 चैम्बर्ड हार्ट है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर जो ब्लड आएगा वो कहां से आ रहा है? बॉडी से। यहां से जो ब्लड जाएगा वो कहां जाएगा? लंग्स में। अब यहां से लौट के कहां पर आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहां जाएगा? तो इस तरीके से जो ब्लड बॉडी से आया है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। जो हार्ट में एंटर किया राइट वाले पार्ट में, इसका मतलब राइट वाला पेयर इंप्योर है, और लेफ्ट वाला जो है वो पार्ट क्या है? प्योर है। तो ये जो ब्लड सप्लाई होगा ये कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। बॉडी को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई हुआ, डीऑक्सीनेटेड वापस हार्ट में। तो इस तरीके से एक बार रक्त को ऑक्सीजनेशन साइकिल कंप्लीट करने में
हृदय से 2 बार गुजरना पड़ा। शरीर से आया, हृदय में गया, हृदय से बाहर आकर लंग्स में गया, लंग्स से वापस हृदय में आया और फिर बॉडी। इस तरीके से जो ये सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा जी? दोहरा परिसंचरण। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है मानव के अंदर, क्योंकि यहां पर 2 सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहे हैं। एक लंग्स वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो शरीर से जो विऑक्सीजनित रक्त आया था, वो ऑक्सीजनित होने के लिए पहले हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, फिर वापस हार्ट में आया और फिर बॉडी के। इस तरीके से ऑक्सीजनित होने के लिए मानव के हृदय से उसे 2 बार गुजरना पड़ा। इसीलिए मानव के अंदर और मैमल्स के अंदर पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो हमने इस क्लास में क्या क्या स्टडी किया? हमने कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन की बात की। हमने कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन के अलावा यहां पर हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात की। इसके अलावा इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि डिसऑर्डर कैसे कैसे। disorders. Hypertension, hypotension, angina pectoris, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखिए बेटा, इनको समझते एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। हाइपरटेंशन क्या है? इसे हाई बीपी भी बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया ज्यादा। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, टेंशन अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वहां पर ब्लड वेसल जो है आर्टरी, उसकी दीवार के ऊपर क्या है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से टेंशन अप्लाई हो रहा है। नॉर्मल में आपने देखा होगा 120 से 80 mmHg स्फिग्मोमैनोमीटर में मेजर किया जाता है। तो ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए
सिस्टोलिक प्रेशर डैश डायस्टोलिक प्रेशर, ये रेंज है। यदि इसकी वैल्यू 140/90 mmHg हो जाए, कितनी हो गई? 140/90 mmHg हो गई, तो ऐसा केस हाई बीपी को शो करेगा और ये घातक सिद्ध होता है। वाइटल ऑर्गन जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है, किडनी है, इन सभी के अंदर घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि इनकी वाल को क्या कर सकता है, इनकी दीवार को डैमेज कर सकता है। इसी का अपोजिट हाइपो का मतलब होता है कम, इसका मतलब ये क्या है, लो बीपी। अभी आपने देखा नॉर्मल रेंज ये है, यदि इससे भी रेंज क्या हो जाए, 90 से 60 mmHg की रेंज डेवलप हो जाए, तो ऐसे केस में क्या डेवलप हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर डेवलप। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है एंजीना पेक्टोरिस, इसको बोलते हैं हृदय शूल। इसके अंदर एक्यूट चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों हुआ है? अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। हृदय पेशी को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है। कई बार होता है छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि आपको पता है ये जो हृदय पेशी है ये कभी न थकने वाली पेशी है। इसकी संरचना यदि देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर स्ट्राइशंस दिखाई देंगे, इसका मतलब ये रेखित पेशी है। इस तरीके के बैंडेज दिखाई देंगे जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, अंतर्विष्ट डिस्क। इस तरीके की डिस्क भी पाई जाती है। यहां पर ब्रांचिंग दिखाई दे रही होंगी आपको, तो इसका मतलब हृदय पेशी कैसी है, रेखित है, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करती है, अनैच्छिक है, साखित है और कभी ना थकने वाली। तो इस हृदय पेशी को यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो एक्यूट चेस्ट पेन होना शुरू। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। कहीं पर भी ऐसा वर्ड दिया जाए फेलियर, मैं कहूं स्टूडेंट फेलियर, तो स्टूडेंट ने अपना काम नहीं किया होगा इसलिए फेलियर। कोई भी वर्कर फेलियर, इसका मतलब वो वर्किंग एफिशिएंसी शो नहीं कर रहा होगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर हार्ट फेलियर की, तो हार्ट का काम क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त आपूर्ति करना। यदि शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड या रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाए तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, हार्ट फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, जब अचानक से हृदय पेशी क्षतिग्रस्त हो जाए, हार्ट मसल है वो डैमेज हो गई, सडन डैमेज हो गई, डैमेज हो गई तो आगे पंपिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा, उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट।
आपने ईसीजी पढ़ा है, ईसीजी में ऐसी साउंड आती है, और यदि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, पिप पिप साउंड इसमें कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, बीट क्या हो गई है, स्टॉप। इसका मतलब कार्डियक साइकिल क्या हो गया है। तो हमारे शरीर में यदि बीटिंग या कार्डियक साइकिल स्टॉप हो जाए, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर यहां पर फैट का और कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये वेसल जो है, ये ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। ये ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी जो है, रिजिड का मतलब इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता इसकी कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, और जिसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो और आर्टेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। यहां पर हो क्या रहा है, इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर वसा या कैल्शियम का जमाव होने की वजह से वेसल, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, रिजिड, और इलास्टिसिटी उनकी कमजोर हो जाती है। ऐसे में क्या करते हैं, यदि पॉसिबल नहीं है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बैलून कैथेटर, ये बैलून कैथेटर क्या करेगा, वेसल को चौड़ा करके रखेगा। क्या पॉसिबल नहीं है, बाईपास सर्जरी। और यदि बाईपास सर्जरी पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, यहां पर यहां से कट करके इसको डायरेक्टली यहां पर जोड़ देते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, बाईपास। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा कुछ वर्ड और भी हैं, वो भी देख लेते हैं। टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है बीट्स जो है वो स्लो हो गई है, बीट्स क्या हुई है यहां पर, स्लो। और यहां टैकीकार्डिया का मतलब होता है बीट्स जो है वो क्या है, फास्ट। तो टैकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है, बीट फास्ट हुई है, तो कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर हृदय तवरक के अंदर होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि मैसेज भेजेगा तो बीटिंग फास्ट हो जाएगी, और यदि कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर मैसेज भेजेगा तो बीटिंग क्या हो जाएगी, स्लो। उसे टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के नाम से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम, अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब की बातें करेंगे। और अलग अलग जंतुओं के अंदर, मछली के अंदर, इसके अलावा उभयचर के अंदर, इसके अलावा सरीसृपों के अंदर, इसके अलावा पक्षियों और मानव के अंदर हृदय का पाथवे भी देखेंगे कि किस तरीके से सिंगल सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसा होता है, वीनस हार्ट क्या होता है, ब्रेकियल हार्ट क्या होता है, इन सब के बारे में बातें। थैंक यू सो मच।